बदकिस्मती से जो इलेक्टेड एमएलएज हैं, पता नहीं वो किन आशियानों में बैठे हैं। वो कितनी आवाज़ आपने लोगों की पहुंचाई और कितनी डेवलपमेंट, कितनी चेंज आपने लाई। मुझे कहा जाता था कि भाई आप अभी मीडिया पे मत आ जाओ, जब हम इजाज़त देंगे तब आप मीडिया से बात करो और लोगों की बात करो। तो अगर इलेक्शन में उतर जाए, हम बोलेंगे हमारे काम को वोट दे दो, ना कि आप लीडर को वोट दे दो। अच्छा काम किया होगा वोट मिलेंगे, नहीं किया होगा नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एजुकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है, डॉक्टर्स की कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में वैकेंसी डॉक्टर्स कम पड़ते हैं। आशिक साहब, बात करेंगे हम लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्सा हैं आप। क्या पोजीशन है आपकी अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि हब रहा है जम्मू एंड कश्मीर जब हम बात करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, चाहे कोई रीजनल पार्टी हो, चाहे वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज़ भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं और क्या कुछ करना चाहिए लोक जनशक्ति पार्टी को, जो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। अगर हम मौजूदा सरकार की बात करेंगे, वादे किए थे इलेक्शन से पहले लेकिन मुकम्मल नहीं कर पा रहे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हकीकत है कि लोक जनशक्ति पार्टी तो वो पार्टी एक नेशनल पार्टी है, और लोक जनशक्ति पार्टी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि इसका एक ऐसा लीडर था रामविलास पासवान जी, जो कि माना हुआ था पूरे देश में। उसकी सच्चाई और उसकी अच्छाई और लोगों के हित में बात करना, ये उसकी पार्टी है। और उम्मीद है आने वाले टाइम में, मुझे लगता है आज उन्हीं पार्टियों का वजूद है जो हुकूमत में नहीं है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही लोग आज ग्राउंड लेवल पे नज़र आ रहे हैं। बदकिस्मती से जो इलेक्टेड एमएलएज हैं, पता नहीं वो किन आशियानों में बैठे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान आगे वाले चुनाव जो भी होंगे, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरी बहुमत के साथ ग्राउंड में उतर पाएगी। एमएलए का नाम आपको पहले ही पड़ा है, अब हमें नहीं पता है कि एमएलए का नाम किसने आपको दिया है। अब एमएलए पे तो नज़र होगी आपकी कि आप कब एमएलए बनेंगे, कैसे देखते हैं इस नाम को? मैं उस चीज़ का वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कब एमएलए बनूं। मुझे फ़ख्र है अपने आप पे और अपनी हिम्मत पे कि मैं एमएलए से बेहतर काम अभी करता हूँ, जो कि लोगों ने मुझे प्यार दिया है। आशिक एमएलए के नाम से जब पुकारते हैं, मुझे लगता है मुझे वोटिंग में या इलेक्शन में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे वो सीट नहीं चाहिए। मुझे यही सीट चाहिए जो लोगों ने मुझे इज्जत बख्शी है, जिन्होंने में एक शौक से, खुशी से मेरा नाम एमएलए आशिक करके मुझे पुकारते हैं। यही मेरा मैंडेट है। कहीं वही ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं कि लोग मुझे आशिक एमएलए के नाम से पुकारते हैं तो मैं शायद एमएलए बन गया? नहीं, मुझे तो लोगों ने नाम दिया, लेकिन वैसे मेरे माँ बाप ने जो नाम रखा है वह आशिक हुसैन गनाई रखा है, और उस चीज़ को भी सलाम करता हूँ, मेरा ये नाम है। दूसरी बात, खुशी की बात है, लोगों ने नाम दिया, मुझे कोई शौक नहीं था। मुझे यही दिल में ख्वाहिश है कि मैं लोगों की काम करूँ और ग्राउंड लेवल की बात करूँ और लोगों की आवाज़ कहीं हद तक पहुँचाऊँ। कितनी आवाज़ आपने लोगों की पहुंचाई और कितनी डेवलपमेंट, कितनी चेंज आपने लाई, आप गिन के बता दीजिए। मुझे लगता है, जहाँ तक आपने चेंजेस की बात की, कि पहले आपने सवाल किया कि आप इलेक्टेड एमएलए नहीं हो, आपको लोग कहते हैं, लेकिन नाम तभी मिलता है किसी को जब वो वैसा काम करता है। मैंने शायद वही काम किया और लोगों ने मुझे नाम दे दिया। और रही बात कि मैं ना इलेक्टेड था एमएलए, ना मेंबर पार्लियामेंट था, मैं, हाँ, इतना ज़रूर है, मैं ख्वाजाबाग म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 21 उसका एक काउंसलर रहा हूँ 5 साल। जब मैंने म्युनिसिपल काउंसिल का एक हेल्प लिया है, एक जिम्मेदारी ली है, जब मैंने अपने वार्ड 21 ख्वाजाबाग का, जहाँ का मैं रहने वाला भी हूँ, देखा कहीं काउंसलर्स आए थे, चेयरमैन भी हमारे गांव में बने, लेकिन जब उन गलियों, कोचों, लाइटें की लिहाज से अगर बात करें, मैग्डम लगाने की अगर बात करें, वो काम मेरे टेंडर में ही हुआ। मैं नहीं कहता मेरे फंडिंग से आया, बट इतना ज़रूर है कि मैंने लड़ा है, मैंने डिप्टी कमिश्नर बारामूला तक बात पहुंचाई, मैंने अपने म्युनिसिपल काउंसिल में जब हमारी मीटिंग होती मैंने उसमें बात उठाई और पास हुआ, काम लगा। वो काम मैंने किए हैं, और मुझे फ़ख्र है कि इंशाल्लाह मेरा दिल भी आज शांत है कि मैंने कोई काम करके गया हूँ मैं जब मैं काउंसलर था। लेकिन बारामूला की किसी भी गली से आपका नाम नहीं लिया जाता है कि आशिक एमएलए ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं नहीं बोलता कि मेरा नाम मीडिया पे कोई इस तरह छा जाए कि मैंने काम किया है। मैं कहता हूँ कि मैं काम करूँ अल्लाह की रज़ा के लिए,
और लोगों की बहबूदी के लिए। नाम मेरा अगर नहीं होता फिर आशिक ही नाम होता, लेकिन जब नाम मेरा है तब आशिक एमएलए करके मुझे पुकारते। बारामूला के लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपकी मीडिया की वसादत से, और उनने मुझे हर वक्त प्यार दिया, मोहब्बत दिया, एक नाम दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी, आखिर लोक जनशक्ति पार्टी क्यों ही आपने चुनी? रीजनल पार्टीज़ थी, आपकी कश्मीर से काफ़ी पार्टीज़ है। बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, वही उसी के साथ अपनी पार्टी है, तो रीजनल पार्टीज़ रही है। तो लोक जनशक्ति पार्टी ही क्यों, जो बिहार में इस टाइम पे मौजूदा सरकार में हैं बिहार में, तो आपने क्यों ही उसी का दामन थाम लिया? देखिए, मैं बताऊं कि दिल्ली हमारी लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली सेंटर में भी इस टाइम है और बिहार में भी है। ये पार्टी, मैंने कई पार्टियों में काम किया है। मैंने जब काम किया है वहां पे काम करने का वो फ्रीडम, आजादी नहीं मिलती थी वहां पे। मैंने देखा ये अपने ओहदों के पीछे हैं, अपने प्रोटोकॉल के पीछे हैं, अपनी जो आशियाना है इनको अकोमोडेशन के पीछे हैं। लोगों की बात नहीं करते थे। जब हम बात उधर करते थे उन पार्टियों में, मुझे कहा जाता था कि भाई आप अभी मीडिया पे मत आ जाओ, जब हम इजाजत देंगे तब आप मीडिया से बात करो और लोगों की बात करो। यहाँ पे सीनियर जूनियर टी है। मैं सीनियर को मैं सलाम करता हूँ, बट इतना जरूर है, सीनियर तब है जो जब लोगों का काम करे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैंने लोक जनशक्ति पार्टी में एक इज्जत है और एक काम करने का मौका दिया जाता है। लोक जनशक्ति पार्टी में वो नहीं है कि मैं लीडर हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी में यह है कि उनके लीडरों को हम कार्यकर्ता है, और जिन लोगों ने हम पर विश्वास किया है हमें उनका काम करना है। जब हम काम करेंगे तब उस काम का हम कल मुआवजा लेंगे। मुआवजा अगर इलेक्शन में उतर जाए, हम बोलेंगे हमारे काम को वोट दे दो, ना कि आप लीडर को वोट दे दो। अच्छा काम किया होगा वोट मिलेंगे, नहीं किया होगा नहीं मिलेंगे। जैसे मौजूदा सरकार चल रही है, काफ़ी वादे किए थे उन्होंने इलेक्शन से पहले, लेकिन अभी वो वादे ही दिख रहे हैं। स्टेटहुड को लेके एक बड़ा चर्चा उन्होंने किया था, जिसमें लोग ने निकल के, घरों से निकल के वोट कास्ट किए, और तब जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी मार्जिन से आगे बनी और उनकी हुकूमत बनी वहाँ पे। तो उसको कैसे देखते हैं और आपका क्या स्टैंड है स्टेटहुड को लेके? और हाल ही में आपने रिजर्वेशन का भी देखा होगा, जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए बड़ा एक अहम मुद्दा बन चुका है। कैसे देखेंगे इन चीज़ों को? मैं इतना जरूर बताऊं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई वादे किए लोगों के साथ, यानी कि जिसको हम बहुत इज्जत देते भी है, और एक हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान भी है, पर्दा। अगर औरत होगी हम बोलते साड़ी रखो, जब मर्द होता है उसका इज्जत उसकी टोपी होती है। तो इसी तरह उमर अब्दुल्ला साहब ने कई दावे किए, जिस तरह उसने बताया 1 लाख नौकरियां दूंगा, मैं राशन फ्री दूंगा, मैं स्मार्ट मीटर हटाऊंगा, मैं जी यहाँ की बेरोजगारी खत्म करूंगा, और मैं गैस सिलेंडर फ्री करूंगा। इतने वादे में से अभी तक एक वादा पूरा नहीं हुआ। बस यही कहा जाता है कि मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मैं बेबस हूँ। यही कहा जाता है कि मैं यहाँ पे जो हुकूमत है वो श्री मनोज सिन्हा जी चलाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाता है। तो हम कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक तो सिर्फ पुलिस ही है ना, होम डिपार्टमेंट ही है, बाकी तो इसके हाथ में है। अगर इसके हाथ में ये भी नहीं है तो मुझे लगता है जिन लोगों ने इसको मैंडेट दिया है, जिन लोगों ने इस पर बहुत एतमाद जताया है, भरोसा किया, एक मरे हुए आदमी को जिंदा करना, ये वही लोग हैं, वही वोट है। और ये आदमी जो मरा हुआ है, इसको जब वो इस टाइम इस मैदान में उतर गए, मुझे लगता था वो 80 साल का बूढ़ा था, लेकिन जब वो सरकार में आए आज 22 साल का नौजवान लग रहा है वो। और जिन्होंने आपको एनर्जी दी है, जिन लोगों ने आपको ताकत दी है, उन लोगों के साथ आपने अभी तक वादे पूरे नहीं किए हैं। मुझे लगता है वो मैंडेट उसको वापस लोगों के हवाले करना चाहिए और आराम से अपने कोठी में बैठना चाहिए। स्टेटहुड को लेके उन्होंने दावा रखा था इलेक्शन से पहले, शायद कहीं न कहीं कश्मीर के लोगों ने तभी मैंडेट इतना बढ़ा दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। आप कैसे देखते हो स्टेटहुड को? जनाब, जो आदमी गैस की मट्टी या मीटर नहीं हटा सका, वो आर्टिकल 370 को कैसे लाएगा? इन्हीं इन्हीं चीजों पर 70 साल इन्होंने राज किया है। पीडीपी हुकूमत ने भी किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया, लेकिन यही चीजें दोहराते रहे, वोट लेते रहे, एमएलए बनते रहे, मिनिस्टर बनते रहे, लेकिन काम कहीं नहीं। हाँ, जितना अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर या हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ये बोलते हैं कि हमारे तक नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और हम भी चाहते हैं
जम्मू एंड कश्मीर को पहचान वापस मिलनी चाहिए। हम लोगों के हित में है, बात भी करेंगे। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर की पहचान थी, देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जब आप ही के हाथ में, तो आप क्यों नहीं करते हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहा है, कोर्ट के आगे हम नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है, अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ, मैं भी जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से ये गुजारिश करता हूँ ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, कि हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने भी वादा किया है, उसने आश्वासन दिया है कि मैं स्टेट होल्डर हम जल्दी बहाल करेंगे। उम्मीद है, उनसे भी गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके जम्मू एंड कश्मीर को अपना हक वापस दीजिए। आर्टिकल 370 जो है, काफ़ी परेशानी में दिख रहे हैं कश्मीर के लोग। अगर हम यूथ्स की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है काफ़ी बढ़ गई है, और बहुत सारी चीज़ों की अभी भी दरकार है जम्मू कश्मीर के लोगों को। तो आप सेंटर में हैं, आप खुद बता रहे हैं, तो जो वादे सरकार ने किए, क्या आप नहीं पूरे कर सकते हैं? ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। अभी जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता है कि हमारी हुकूमत नहीं है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में हमारा कोई मिनिस्टर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है। और हम ज़रूर कोशिश करेंगे, अगर ये सरेंडर करते हैं हम ही लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि अगर ये चाहे तो ये सड़कों पे आ जाए, हम लीगल तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को मांगेंगे। अगर आपको बताया जाएगा एज अ सेंटर में, आप इस टाइम पे मौजूद हैं, आपकी हुकूमत है सेंटर में, अगर आपको बताया जाएगा कि कश्मीर के लिए कुछ ऐसे 2-3 काम करो, कौन से ऐसे 2-3 काम करेंगे आप? मैं चाहता हूँ जम्मू एंड कश्मीर के युवा के लिए, नौकरी तो सबों को नहीं दे सकते हैं, अगर हुकूमत में है कोशिश करेंगे, जहाँ तक नौकरी का सवाल है, जितना वैकेंसीज होते हैं जे में, जे को मिलनी चाहिए, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई किसी धर्म का भी। बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं चाहूँ कि यहाँ पे इतनी रिक्रूटमेंट्स हो रही है, बढ़नी चाहिए। जैसे आपको पता है पुलिस में भी जॉब निकल गए, कुछ 400 वैकेंसीज। इंडियन आर्मी में का भी शुक्रिया अदा करते, उन्हें कहीं भर्तियां निकाली, कहीं जवानों को रोजगार मिला है। अगर नौकरी नहीं दे, मैं चाहता हूं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से जब भी हम ताकत में आ जाएंगे, इंशाल्लाह कोशिश उससे पहले भी करेंगे कि यहाँ पे अगर जो पार्के होते हैं उनके जगह पे अगर इंडस्ट्रीज खुल जाए, फैक्ट्रियां खुल जाए। बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं जो दिल्ली के अंदर है, जो बाहर के मुल्कों में है, कहीं ना कहीं भी जम्मू में भी कहीं कारखाने चल रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, कहीं कहीं पे कोई कारखाना वैसा नहीं चल रहा है जहां पर हमारे बेरोजगार नौजवान एडजस्टमेंट हो जाए। कितने प्रपोजल आपने डाले कि आप भी उमर अब्दुल्ला का ये वेट कर रहे हैं? प्रपोजल तो हमने अपनी तरफ से दिए हैं, हम चीफ मिनिस्टर यहाँ के नहीं हैं। जब लोग वैसा ताकत दे देंगे, उस टाइम वैसी ही बात मैं करूँगा। लोग उस टाइम हमसे जवाब मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हो। लेकिन अभी मुझे लगता है मुझे उन सवालों का जवाब देना पड़ता है जो चीफ मिनिस्टर साहब को देने थे, या कंसर्न जो इलेक्टेड एमएलए हैं उनको देने थे। लेकिन शुक्र है मुझे भी मौका मिल रहा है, अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआ कि मुझे एमएलए होने के नाते भी हो भी नहीं तो भी मुझे मौका मिल रहा है आपके चैनल के माध्यम से, कि मुझे मौका आप दे रहे हो ये आवाज़ बोलने की। बात तो वहीं पे आ रही है ना, जब आप चर्चे करते हैं कि हम सेंटर में एनडीए अलायंस में हैं, मौजूदा सरकार क्या कर रही है। अब जब आप सेंटर में, तब तो सवाल तो बनते हैं ना आपसे। इसीलिए हम ये भी चाहते हैं कि आप 2-3 काम बता दीजिए वैसे, कि अगर आप करना चाहेंगे कश्मीर के लिए, क्या कुछ ऐसे रहेंगे? मैं चाहता हूँ यहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रीज बनाया जाए। मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज लगी हैं दिल्ली के अंदर, स्टील की इंडस्ट्रीज लगी है, यहाँ पे लगाए, श्रीनगर में लगाए, और चाहे नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, इनके लिए अगर सबसे बड़ी एक 2 इंडस्ट्री दिए जाएंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हज़ारों के तादाद में जवान एडजस्ट हो जाएंगे। सबसे पहला ये काम है। दूसरा काम है कि यहाँ पे बेरोजगारी तो बहुत है, वैकेंसीज भी है, और यहाँ पे जो रिटायरमेंट्स हुए हैं अभी तक उनकी वो जगह पूरे नहीं हो सके हैं। हम चाहेंगे उस चीज़ पे हम लड़ेंगे। कम से कम अगर कुछ नहीं, परमिट नहीं, डेली वेज ही लगाओ, और जो पिछले डेली वेज हैं जिनको कहीं टाइम हुआ है उनको भी परमिट किया जाए। ये प्रपोजल भी हमने डाला है कि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट। हो गया एक काम, और कोई काम? यही तो इतने काम है यहाँ पे, और कौन सा काम? इंडस्ट्रीज है, नौकरियां है, ये वो तो तो हो गया कि आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ख़त्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये तो एक ही काम हो गया, और क्या काम करना चाहेंगे? यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ अभी कहीं डेवलपमेंट पेंडिंग है। जिस तरह आप देखते हो, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो ट्रेन का मिला है दिल्ली से लेके जो कनेक्ट बारामूला की तरफ हो रही है अब इंशाल्लाह रहमान, ये तो बड़ा, उसमें तो इतने वैकेंसीज भी हैं। हम चाहते हैं ये बढ़ना चाहिए। जैसे अगर इसको जो ऑर्डर्स हुआ ओडी तक इसको ले जाएंगे, और हम चाहते हैं कि इसी तरह इसी रेलवे ट्रैक जो आया इसमें भी कहीं नौजवान हमारे एडजस्ट हो जाएंगे।
यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे एजुकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है, डॉक्टर्स की कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में वैकेंसी, डॉक्टर्स कम पड़ते हैं। हम चाहते हैं इन जगहों पे पूरा किया जाए ताकि तो आपकी पार्टी इन पे काम करे? ज़रूर करेगी और कर भी रही है। आपका वादा है? वादा करता हूँ जब भी हमें ऐसा मौका आ जाए जम्मू एंड कश्मीर में, हम इतिहास बदल देंगे। इलेक्शंस आने वाले हैं, पंचायत इलेक्शंस की बात करें या आपके म्यूनसिपल इलेक्शंस की बात करें, कैसे देखेंगे आपकी पार्टी को? कोई नुमाइंदा आएगा सामने कि नहीं? पूरी ताकत के साथ और पूरी बहुमत के साथ जम्मू एंड कश्मीर में लोक जनशक्ति पार्टी हर एक सीट पे कॉन्टेस्ट करेगी, चाहे पंचायत हो, चाहे बीडीसी हो, डीडीसी हो, नगर पालिका के जो म्यूनसिपल काउंसिल के इलेक्शन है। हम तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ का इलेक्शन हो जाए, पंचायत का, अर्बन का, और इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेंगे। तो फिर आपके ऑब्वियसली ये सरपंच होंगे या म्यूनसिपल काउंसिल में आपके वार्ड मेंबर्स होंगे, जी, बाकी भी मेंबर्स होंगे, तो उम्मीद है लोगों को कि आप उन पे खड़ा उतरेंगे जो अभी सफ़र कर रहे हैं लोग? ज़रूर। जब हम इससे पहले भी काउंसलर बने, लोगों ने हमसे वादे नहीं किए थे, ना हमने किए थे, लेकिन जब हम बने, हमने उनके बोलने के बिना ही काम कर दिया। जहाँ पर मुझे अपने वार्ड में, अपने गाँव में कमी लगी और वहाँ पे मैंने पूरा किया। हाँ, इतना ज़रूर बताऊँगा, टाइम कम मिला, अभी भी बहुत काम है हमारे बारामूला के टाउन में या ख्वाजाबाग मेरे वार्ड में। जिस तरह वहाँ पे कहीं अरसे से 2000 मुझे लगता है 4 में वहाँ पे जो ब्रिज बना है, जेट्टी पुल, पैसे भी आ गए हैं, लेकिन लैप्स हुए, काम नहीं हुआ है। अभी तक काम नहीं, जो ये पिछली सरकारों ने किया, पीडीपी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। जेट्टी ब्रिज का एक अभी इस बहुत बड़ा नाम चल रहा है, नासरी टंडल बनी थी इनके दौर में, लेकिन इनॉग्रेशन इन्होंने की, बनाया किन्होंने, लेकिन अभी तक हमारा जेट्टी ब्रिज कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। वैसा ही है, कई करोड़ रुपया वहां पे जाया हो गए, वहां का मटेरियल जो है वो सट गया है, वो दब गया है, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। तो करेंगे, आगे तो देखना है ना आपको ही। जरूर करेंगे, और मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह रहमान जल्द से जल्द जो हमारा बहुत बड़ा मसला वहां पे जेट्टी ब्रिज का है, कंप्लीट करेंगे और करके ही रहूंगा, चाहे हम हुकूमत में होंगे ना होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से श्री चिराग पासवान जी से ही अप्रूव करके लाऊंगा।